हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सलमा वानी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटोत। हमने हिस्ट्री का पहला यूनिट किया था, दैट इज़ अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा था। नेशनलिज्म का मतलब होता है आप अपने देश के प्रति वफादार हैं, आप अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए सोचते हैं, तो उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। द फीलिंग ऑफ वननेस एंड द फीलिंग ऑफ अटैचिंग एंड द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर नेशन। यूरोप में हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म किस तरीके से आया, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया। नेशन स्टेट्स होती हैं वो राज्य जिनका कल्चर सेम हो, जिनकी लैंग्वेज सेम हो। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी हैविंग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम्स, कॉमन ट्रेडिशन, हर एक चीज़ उनकी कॉमन होती है। लेकिन इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कहता है कि चलो ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम देखते हैं क्या है। कहता है कि जैसे जैसे मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में फैला, और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म था ये किसके साथ लिंक्ड था, विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, कि हमें क्या बनानी है, नेशन स्टेट्स बनानी है। ऐसे राज्य बनाने हैं जहाँ पे ऐसे कंट्री बनानी है जहाँ पे लोग एक समान हो, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन सब कुछ सेम हो। लेकिन इस नेशनलिज्म का ये भी मतलब था कि लोग जो है चेंजेस की बात कर रहे थे और ये चीज़ समझ रहे थे कि वो कौन है, हु दे आर, एंड उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब पीपल अंडरस्टैंड हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ऐसी क्या चीज़ होगी जो उनकी पहचान बताएगी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे हम इंडियन से हम कैसे अपनी पहचान बताते हैं, हमारा तिरंगा है, हमारी सिटीज़नशिप है, हमारी आइडेंटिटी, मतलब हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी ये होती है कि हम इंडियन हैं, और हम इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने फ्लैग से। तो जो हमारे नेशनल सिंबल्स है, इसी तरीके से नेशनलिज्म जब यूरोप में आया तो लोग चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी पहचान हो जिससे वो ये बता सके कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसलिए नए नए सिंबल्स, नए नए आइकन, सॉन्ग्स, आइडियाज़, ये सब चीज़ें जो हैं, बाउंड्रीज, कम्युनिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को रीडिफ़ाइन किया गया, क्योंकि ये सब चीज़ें जुड़ी हैं नेशनलिज्म से। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस नेशनल आइडेंटिटी को बनाने में काफ़ी साल लग गए, और ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कैसे आया। यूरोप में तो हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है इंडिया में कैसे आया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। कहते इंडिया में क्या था, यहाँ पे कई सारे फॉरेन रूलर्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स यहाँ पे गवर्न कर रहे थे, इंग्लिस्तान के लोग, ब्रिटेन के लोग। तो यहाँ पे नेशनलिज्म का ये मतलब था कि लोगों को उस कॉलोनियलिज्म से छुटकारा चाहिए था। जब एक देश किसी फॉरेन कंट्री के लोगों के कंट्रोल में हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। इंडिया में नेशनलिज्म से मतलब ये था कि लोग चाहते थे हमें इस कॉलोनियल सिस्टम से छुटकारा मिले। तो जैसे जैसे मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ होती गई, तो यहाँ इंडिया में भी जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो जुड़ गए, और लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आ गई। कैसी फीलिंग्स आ गई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, किन के अगेंस्ट हमें जाना, जो कॉलोनियल सिस्टम है यहाँ पे, हमें इसके खिलाफ जाना है और हमें छुटकारा चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो लोगों ने people began discovering their identity in the process of their struggle with colonialism। तो लोगों ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया और ये मन में ठान लिया कि हमें इस कॉलोनियलिज्म के सिस्टम को ख़त्म करना है। उनके अंदर ये चीज़ थी, वो ये महसूस करते थे कि हम ऑप्रेस्ड हैं। ऑप्रेस्ड मतलब हम जुल्म के शिकार हैं, हम पे जुल्म किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, गुलाम बना के रखा गया है कॉलोनियलिज्म के अंडर। एंड
बहुत सारे लोग जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो चीज़ की इस चीज़ को महसूस करते थे कि वो दबे हुए हैं, उनको गुलाम बनाया गया है किसके अंडर, ब्रिटिशर्स और जो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहाँ पे थे। और ये फीलिंग जो है सब में सेम थी, चाहे जो भी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स थे, लेकिन ये फीलिंग सबकी सेम थी। फिर क्या होने लगा, हर एक क्लास और हर एक ग्रुप जो है इस कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट को महसूस कर रहा था अलग अलग तरीके से। उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे। जैसे दिल्ली में कुछ और था, जौनपुर में कुछ और था, कानपुर में कुछ और था। कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग जो है उसको बर्दाश्त कर रहे थे। इसी स्ट्रगल के बीच यही जो एट्रोसिटीज़, लोगों के ऊपर जो जुल्म था, यही समय चल रहा था। अब आपको पता है 1857 में जो है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ से जो है इस कॉलोनियलिज्म इस कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ जो है स्ट्रगल शुरू हो चुका था। मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो वो पिछली स्टोरी है। यहाँ हमने मॉडर्न पीरियड से हमने स्टार्ट करना है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने कैसे जो है आज़ादी दिलाई देश को और इस कॉलोनियल सिस्टम को कैसे ख़त्म किया। तो ये 1919 से ये पीरियड शुरू होता है। 1920 1919 यहाँ से हमने पढ़ना है कि कैसे कॉलोनियल रूल यहाँ पे ख़त्म हुआ और फिर जाके 1947 में हम फुली इंडिपेंडेंट हो गए। अब महात्मा गांधी या फिर दूसरे लीडर्स जो है कांग्रेस के, उन्होंने कोशिश की कि सारे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है कंट्री में, उनको पहले एकत्रित किया जाए, उनको पहले यूनाइट किया जाए, फिर एक ही मुहिम चलाई जाए। बट यूनाइट करना जो है इतना इजी नहीं था, क्योंकि लोग अलग अलग जगह बटे हुए थे, अपने अपने हिसाब से जो है मास मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, हड़ताल, ये सब कर रहे थे। तो अब जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए तो उन्होंने ही ऐसा किया कि यूनाइट किया सबको, बोला कि जब हम इकट्ठे होकर स्ट्रगल करेंगे तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, हमने पहले महात्मा गांधी जब 1915 में आए थे, सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, तो हमने सत्याग्रह पढ़ना है। सत्याग्रह के साथ ही रॉबलेट एक्ट आया, फिर उसके बाद जलियांवाला मासकेयर हुआ, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये हमने सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। अच्छा, पहला जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ना, उसका इफ़ेक्ट इंडिया में कैसे पड़ा, कैसे लोग जो है रिबेलियस हो गए, लोगों के अंदर कैसे एकदम से गुस्सा आ गया कि उन्होंने ठान लिया कि नहीं, हमें इस ऑप्रेस्ड सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी। ऑप्रेस्ड सरकार दैट मीन्स ब्रिटिशर्स। 1858 से ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल करना स्टार्ट किया था। उससे पहले क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुई थी टू 1919। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप इन्वॉल्व था और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पे कैसे पड़ा, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। कहते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, कई सारी नेशनल मूवमेंट्स जो है हमारे यहाँ इंडिया पे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला 1857 के बाद ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। कई सारी मूवमेंट्स, कई सारे इंसिडेंसेस हुए, कई सारे सोशल ग्रुप्स बने एंड कई सारे मोड्स ऑफ स्ट्रगल हमें देखने को मिले। लेकिन हमें ये समझना है कि ये मोड ऑफ स्ट्रगल, ये सोशल ग्रुप्स, इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई। पहली चीज़, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। देखो, जो फर्स्ट चीज़ है, हमें क्या समझना है, वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा।
क्योंकि हमें 1919 वाला पीरियड से स्टार्ट करना है। तो जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, इस वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की बहुत ख़राब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जंग होती है हमें हथियार चाहिए होते हैं और हमें आर्मी चाहिए होती है, और आर्मी को अच्छा सा अच्छा खाना देना होता है, उनकी मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। वॉर मीन्स एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, जब खर्चा बढ़ जाएगा तो सरकार पैसे कहाँ से लाती है? अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए लोगों से टैक्स लेती है। ठीक है, तो यही चीज़ क्या हुआ, जब वॉर हुई तो उस को वेल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिफेंस के एक्सपेंडिचर बढ़ा लिए, और उसकी वजह से उन्होंने से वॉर में वेपन्स चाहिए थे तो उन्होंने लोन लिए और टैक्सेस को इंक्रीज़ किया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ब्याज जो वो लेते थे लोगों से, एंड इनकम टैक्सेस, नए नए किस्म के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आ रही है कि इक्विपमेंट्स चाहिए थे, आर्मी चाहिए थी, तो उनके एक्सपेंसेस को, उनके खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने लोन भी लिया, और फिर उन लोन को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, अच्छा, जब वॉर चल रही थी उस समय जो फूड के प्राइसेस थे वो भी डबल हो गए। मतलब 1913 में जो प्राइसेस थे 1918 में उसी चीज़ की प्राइस उससे 3 गुना ज़्यादा थी। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और जो गाँव में लोग होते थे, देखो विलेजर्स जो होते हैं वो सारे फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, तो वहाँ से अच्छे अच्छे जो फिज़िकली फ़िट लोग थे उनको ले लिया गया, आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया। तो अब गाँव में खेतों में काम कौन करेगा? जब खेतों में काम नहीं होगा तो क्रॉप्स नहीं बनेंगी, फसलें नहीं उगाई जाएंगी, कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। सेम यही चीज़ इंडिया में हुआ। सोल्जर्स को सप्लाई किया गया, अलग अलग गाँव से लोग उठा के, रूरल एरिया से उठा के उनको आर्मी में रिक्रूट किया गया। तो फिर 1918 में और 1919 और 1920 ये 3 साल यहाँ हमें देखने को मिलते हैं कि क्रॉप्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड की बहुत शॉर्टेज हो गई, फाका कशी हो गई। हंगर तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक वबा भी आई, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो 1920 में इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, मतलब ये भी एक वबा थी, और सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग जो है इसके शिकार हो गए। ठीक है, एक तरफ हंगर था, एक तरफ पॉवर्टी थी, और साथ ही साथ ये बीमारी भी आई जिसने कई सारे लोगों को अपनी चपेट में लिया। सो लोग बहुत परेशान हो चुके थे, और जब इंसान परेशान हो जाता और साथ में आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप में बहुत गुस्सा होगा। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, अब ऐसे हालात थे, गांधी जी भी यहाँ आ चुके थे, तो इस अगले वाले टॉपिक में ये तो हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट लोगों में क्या पड़ा, इंडिया पे क्या पड़ा, इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा। अब हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के बारे में। देखो, सत्याग्रह जो टर्म है इसका मतलब होता है, सत्य मीन्स सच और राह मीन्स रास्ता। सत्य के राह पे आप चलते हो, मतलब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और वो एक सच्ची बात है, वो सत्य है, आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, तो उस आपके उस स्ट्रगल को हम बोलेंगे सत्याग्रह आपने शुरू किया है। क्योंकि आपके जुल्म का जो कॉज है वो सच है, जो जुल्म है वो सच है कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपने कोई झूठी कहानी नहीं बनाई है, आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आपने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सत्याग्रह, मतलब जो आपका संघर्ष है वो सच्चा है। सो ये सत्याग्रह का आइडिया हमें गांधी जी ने दिया जब वो इंडिया आए 1915 में। हम सब जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, और साउथ अफ्रीका में एक किस्म की पॉलिसी चल रही थी, अपार्थेड, APARTHEID। अपार्थेड का मतलब होता है आपके स्किन कलर के बेस पे आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, जो काले स्याह रंग के जो लोग हैं, जैसे हम इंडियंस भी हैं स्याह रंग के लोग, तो साउथ अफ्रीका में
ब्लैक स्किन पीपल्स को समझा जाता था ये इन्फीरियर है, और जो वाइट स्किन पीपल होते थे अंग्रेज़, चिट्टे अंग्रेज़, तो वो खुद को सुपीरियर समझते थे। तो गांधी जी जब वहाँ पे गए तो उनके साथ एक हादसा पेश आया। ट्रेन में बैठे थे वो, तो उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक स्किन्ड थे। तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने बोला कि हम साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन पीपल है, हमें एक संघर्ष शुरू करना चाहिए, हमें इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ना सिर्फ इंडिया में उन्होंने अपनी कौम के लिए लड़ा, बल्कि साउथ अफ्रीका में भी जहाँ जुल्म हो रहा था वहाँ पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो वहाँ पे उन्होंने मास एजिटेशन शुरू कराया। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने इस आइडिया को, इस संघर्ष को नाम दे दिया सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ and need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance and being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. So, गांधी जी का मानना था, जब आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो आपका जो संघर्ष है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वायलेंट हो जाए, फिज़िकल फोर्स का यूज़ करें, आप बिना वायलेंस के भी ये जंग जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का। और गांधी जी का मानना था ऑप्रेसर होता है जो जुल्म करता है, ऑप्रेस्ड हो गया जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। सो बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर, गांधी जी का कहना था जब आप लगातार संघर्ष करेंगे, जैसे आपको किसी ने खामखा मारा, आप उसके सामने धरना दे के बैठ जाओगे, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे, उसके अंदर अपने आप ये फीलिंग आएगी कि मैं गलत हूँ, मुझे इसको जुल्म नहीं करना, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए था। तो गांधी जी का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द सत्याग्रह, कि ऑप्रेसर को रियलाइज कराना है कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो अंत में विजय जो है आप ही की होगी, इस चीज़ में गांधी जी बिलीव करते थे। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। सो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया कई सारी जगहों पे। अब सत्याग्रह मूवमेंट का लॉन्च करने का मतलब है जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ गांधी ने आवाज़ उठाने की बात की, बोला कि हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। 1915 में वो आए थे, तो 1917 में वो चंपारण गए बिहार में, जहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि इंडिगो उगाया जा रहा था ज़बरदस्ती, पॉपी वगैरह ये सब, क्योंकि यूरोप में उन चीज़ों की डिमांड थी, कॉफ़ी शुगर ये सब, और ये इंडिगो वगैरह डाई के लिए। तो यहाँ पे लोगों को चाहिए था हम गेहूँ राइस वगैरह उगाए ताकि हम अपना पेट भर सके, नहीं, उनको ज़बरदस्ती इंडिगो उगाया जा रहा था उनकी कल्टिवेबल लैंड्स में, दैट मीन्स उनसे ज़बरदस्ती प्लांटेशन करवाई जा रही थी जो कि वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी ने यहाँ बिहार में जो पीजेंट्स थे, जो वो जुल्म सह रहे थे, इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया चंपारण में, पहला चीज़। दूसरी, जैसे उन्होंने चंपारण में ये सत्याग्रह स्टार्ट किया, इसी साल में वो गुजरात में भी गए, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पे भी उन्होंने जो है सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर्स एंड द प्लॉग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, यहाँ पे भी पीजेंट्स का ही मसला था। पीजेंट्स का ये मसला था कि जैसे कि वबा थी और ऊपर से क्रॉप्स भी नहीं, फसलें भी नहीं अच्छी निकली थी, तो उन जब किसान के पास फसल की प्रोडक्शन अच्छी नहीं आएगी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, और ऊपर से जुल्म अंग्रेज़ वो क्या कहते थे, आप टैक्स दो। तो जब उनके पास फसल ही अच्छी नहीं निकली, उन्होंने वो बेची ही नहीं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा कि वो टैक्स पे करे। तो इसलिए वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनका रेवेन्यू माफ़ किया जाए, जो कि ऑप्रेस्ड ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वो चाहे माफ़ ना करें बट थोड़ी सी कंसेशन दी जाए, ये डिमांड। तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया बाय लॉन्चिंग द सत्याग्रह मूवमेंट। ये दो इंसिडेंसेस 1917 में हुए। तो 1918 में क्या हुआ, महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया
सत्याग्रह मूवमेंट एमोंगेस्ट एम्बॉडीड विथ दिस सक्सेस। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉवलेट एक्ट। यहाँ पे मैंने सत्याग्रह के पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन से वाले। ये वाले पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे मैंने सत्याग्रह के पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रॉवलेट एक्ट जो है उसके खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह जो है गांधी ने स्टार्ट किया। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। पहला बिहार वाले पीजेंट्स के लिए, सेकंड गुजरात वाले पीजेंट्स के लिए, उसके बाद रॉवलेट एक्ट क्या था उसके लिए गांधी जी ने जो है आवाज़ उठाई। देखो, रॉवलेट एक्ट आया था 1919 में। ये रॉवलेट एक्ट क्या था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रॉवलेट एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1919। तो ये कब पास हुआ था? 1919 में। किसने बनाया था ये? जो सरकार उस टाइम पे यहाँ पे थी, ब्रिटिश सरकार, उसने, उनके पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था। इट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू curb the growing upsurge in the country. It was passed as a result of the bills introduced in the central legislature in February 1919. The Rowlatt Act implies arrest of a person. Rowlatt Act के अनुसार ये लिखा गया था कि किसी भी इंसान को कभी भी जो है पुलिस उठा सकती है, अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के। तो उन्होंने जो हेबस कॉर्पस होती है, जो रिट होती है, उसको सस्पेंड किया। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि आप जब किसी को अरेस्ट करते हो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है और आपको प्रूफ करना होता है कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया, मतलब आपको ट्रायल देना होता है। मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने अरेस्ट किया किसी को, मुझे प्रूफ करना है इसने ये क्राइम कमेंट किया है। मतलब एक ट्रायल होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है। अगर ये साबित नहीं होता है कि इसने कोई क्राइम किया तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जो रॉवलेट एक्ट था उसमें बिल्कुल भी ये ट्रायल सिस्टम नहीं, उसको पूरा रद्द किया गया। उसमें सीधे सीधे बताया गया कि आप किसी को भी अरेस्ट करोगे शक के बेसिस पे कि ये वायलेंस कर रहे हैं। जैसे अभी यूपीए वो एक्ट भी जो बना है इंडिया में, समथिंग लाइक दैट जो था। अब ये रॉवलेट एक्ट जो है इस ब्रिटिश सरकार ने क्यों पास किया था? क्योंकि उनको पता था अभी स्ट्रगल हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके लीडर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो पहले लीडर्स को ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये चाल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास किया। जब ये एक्ट पास हुआ तो महात्मा गांधी ने जो है, क्योंकि ये लगा कि ये चीज़ गलत है, तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह जो है पूरे नेशन में इस सत्याग्रह को लॉन्च किया। तो और इस चीज़ की निंदा की, इस एक्ट की निंदा की कि ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाया जा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को दबाया जा रहा है। और बिना किसी सबूत के, बिना किसी कमेंट किए हो, बिना कोई क्राइम कमेंट किए हुए आप 2 साल जेल में रह रहे हो बिना मतलब के, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हो, आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो इसलिए आपको हम चलो उठा के जेल में बंद कर देते हैं। ये ब्रिटिश सरकार का मकसद था, इसलिए उन्होंने वो ये एक्ट बनाया था। जैसे ही ये एक्ट आया तो ये एक्ट की वजह से लोगों में काफ़ी सारा गुस्सा था, क्योंकि कई सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो लोगों ने रैलीज वगैरह निकालना सिटी में शुरू कर दी थी। वर्कर्स ने जैसे रेलवे वाला डिपार्टमेंट था वहाँ पे काम करना बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, कोई किसी ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा था। तो जो है लोगों ने एक किस्म का ये वो एक्सप्रेस करना चाहते थे कि वो इस एक्ट की निंदा कर रहे हैं। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको लगा कि वर्कर्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि इन नेशनलिस्ट को कैसे रोका जाए। लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया अमृतसर की कई जगहों से। महात्मा गांधी जो है उसको दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया, और 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर की, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, उनके ऊपर फायरिंग की और
अटैक किया और मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया पूरी अमृतसर की सिटी में। और इस चीज़ की जो जिम्मेदारी थी वो जनरल ओ डायर के हाथ में थी। अब इस जनरल ओ डायर ने जब देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसने क्या किया वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। हाँ, जलियांवाला मास्कर आपको याद होगा 13 अप्रैल की ये दर्दनाक और खौफनाक इंसिडेंट हुआ था। ये जलियांवाला बाग मास्कर ठीक इस रॉवलेट एक्ट के बाद हुआ था। कुछ लोग जो है जलियांवाला बाग में जमा हुए बैसाखी मनाने के लिए। कुछ लोगों ने पब्लिक मीटिंग रखी थी ताकि इस एक्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन कर सके ये ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग लोग जो है इस बाग के अंदर आए थे। जनरल ओ डायर को ये खबर मिली कि वहाँ पे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करने की मंसूबा बना रहे हैं। तो जनरल ओ डायर ने क्या किया, अपनी फ़ौज को लेके जलियांवाला बाग के पास गए। वहाँ पे एक ही गेट था, एंट्रेंस का एग्जिट पॉइंट एक ही था, उसको बंद कर दिया। और अपने बीइंग अ कमांडर उसने अपने फोर्स को ऑर्डर दिया कि फायरिंग करे। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भाग भी नहीं सके और उन पे अंधाधुंध फायरिंग की और कई सारे लोग मारे गए। तो इस इंसिडेंट को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग मास्कर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, क्योंकि लोग वहाँ पे आए थे डिस्कस करने के लिए और कुछ लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे। लेकिन जनरल डायर को लगा कि यहाँ पे कोई मंसूबा बन रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें कई सारे लोग मारे गए। और उसके इस इंसिडेंट के बाद मतलब वो ये इसलिए करना चाहता था कि ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डर जाए, उनके माइंड में टेरर पैदा हो जाए कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वो एक किस्म का दहशत पैदा करना चाहते थे लोगों के मन के अंदर। और हर जगह जहाँ जहाँ उनको लोग दिखते थे इंडियंस, उनको रोक लेते थे और उनको बोलते थे कि तुम ज़मीन पे अपनी नाक रगड़ो और थूके मारते थे उनके ऊपर। और उनको बोलते थे कि चलो हमें सल्यूट मारो। तो इस तरीके से जो है लोगों को एम्बैरस और ह्यूमिलेट किया जाता था। तो जब ये सब माहौल गांधी जी ने देखा और ऊपर से जलियांवाला बाग में कई सारे लोग मारे गए, तो गांधी जी को लगा अगर मैं अपना ये सत्याग्रह कंटिन्यू रखता हूँ तो शायद वॉयलेंस होगा और लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी को मौत, ये वॉयलेंस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह के मूवमेंट को रोक लिया यहाँ पे। इसके आगे वाले टॉपिक्स को हम कल पढ़ेंगे।